गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। सो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हाउ दे विल एक्ट एज योर फ्रेंड एंड हाउ दे विल एक्ट एज फो इन योर लाइफ. But before coming to the topic microorganism, I want to tell you the whole earth and the whole world is full of plenty of living organism. पूरी दुनिया में हज़ारों करोड़ों लाखों लिविंग ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव करते हैं, जिसमें पूरे प्लांट्स आ जाते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आएंगे. पूरी एनिमल कैटेगरी आ जाती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आएगी. उसके साथ साथ इंसेक्ट्स, उसके साथ साथ क्रीपर्स, उसके साथ साथ जर्म्स भी आ जाते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ही हैं. राइट हम इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों कहते हैं ये आपने पीछे की क्लासेस में पढ़ा होगा. इसलिए अब सीधा टॉपिक पे जंप करते हैं. टॉपिक का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो इन द सेंस ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, जो इतने छोटे हैं जैसे ये डॉट आपको दिख रहा है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस डॉट से भी ज़्यादा छोटे हैं. इसीलिए उनको नेकेड आई से, नेकेड आई मतलब नॉर्मल आई से नहीं देखा जा सकता, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के हम उन्हें नहीं देख सकते. दैट मीन्स हमारी पूरी जर्म्स, बैक्टीरियाज़, ये वाला जो वर्ल्ड है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी इसमें आ जाएगी. और ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो जिंदा होते हैं, जो जीवित होते हैं, इसीलिए उन्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं. बट माइक्रो उन्हें इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज दे कैन नॉट बी विजिबल विद द नेकेड आइज़. उनको नॉर्मल आइज़ से नहीं देखा जा सकता है. उन्हें देखने के लिए आपको किसी स्पेशल प्रकार की इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ गए हैं. अब जर्म्स की अगर मैं बात करूँ तो जर्म्स आपको हर जगह मिलेंगे. इस बुक के सरफेस पे भी जर्म्स हैं, आपके क्लासरूम के डेस्क पे भी जर्म्स हैं, आप वॉशरूम जाते हैं उसके डोर्स में भी जर्म्स हैं, एनवायरनमेंट में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. सो चारों तरफ आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भरे पड़े हैं. लेकिन हमें जानना ये है कि उनमें से कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड हैं, ठीक है, जो हमारे लिए अच्छे हैं या जिन्हें गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है, और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बुरे हैं या हमारे दुश्मन हैं या हमारे लिए बैड हैं, जिनको फो कहा जाता है. तो फो मतलब जो हमारे लिए अच्छे नहीं है, जो हमारे लिए दुश्मन का काम करेंगे, और फ्रेंड मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं और हमारे डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं इनका यूज़ अच्छे से होता रहता है. या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि उनके यूज़ के बगैर कुछ आपके लाइफ के इम्पॉर्टेंट टास्क नहीं हो पाएंगे. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द चैप्टर हेडिंग, दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोज. यहाँ मैंने आपको ये बता दिया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही माइक्रो साइज़ के होते हैं. माइक्रो मतलब इतने छोटे कि वो आपको नेकेड आई से नहीं दिखेंगे. ये डॉट से भी छोटे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट विजिबल. और जैसा कि मैंने बताया आपके सराउंडिंग में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भरे हुए हैं. अब हम इस कैटेगरी में आते हैं आपको ये बताने के लिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी धरती पे प्रेजेंट हैं, कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं और कितने ग्रुप्स में वो डिवाइडेड हैं. तो अगर मैं आपको बोलूँ तो मेन 4 ग्रुप्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के. वन इज़ बैक्टीरिया, अनदर इज़ फंजाई, अनदर इज़ प्रोटोजोआ एंड वन इज़ एल्गी. एंड एक बहुत ही बड़ा ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है विच इज़ कॉल्ड वायरस. तो अगर आप चाहें तो आप एग्ज़ाम में ये भी लिख सकते हैं दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स और 4 कैटेगरीज. या फिर आप ये भी लिख सकते हो दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज बाय इंक्लूडिंग वायरस इन इट. ओके, सो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स एंड दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, algae. Some of these common microorganisms are shown in the figure 2.1 and 2.4. तो सबसे पहले मैं आपको नेक्स्ट पेज पे फिगर नंबर 2.1 दिखा देती हूँ. 2.1 में ये एक पिक्चर दी हुई है एंड सेकंड पिक्चर ये दी हुई है. ये दोनों ही पिक्चर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर आप थोड़े से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या थोड़े से बैक्टीरियाज को कलेक्ट करके माइक्रोस्कोप के नीचे, जो कि एक स्पेशल डिवाइस है, माइक्रोस्कोप के नीचे आप किसी भी चीज़ को देखोगे तो आपको उसका साइज़ मैग्नीफाई करके दिखाएगा. राइट, किसी भी चीज़ की पिक्चर को. तो कुछ जर्म्स और बैक्टीरियाज को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो उनकी मैग्नीफाइड मतलब एक बड़ी इमेज, जिसको आप नॉर्मली कह सकते हो जूम्ड इमेज दिखाई जाती है.
वो जूम्ड इमेज देखी तो बैक्टीरिया कुछ ऐसे दिख रहे थे। फिर वैसे ही उसी के साथ साथ दूसरी कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, दैट इज़ फंजाई, अलगी एंड प्रोटोजुआ। ठीक है, सो डायग्राम नंबर 2.2 में अलगी के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिसका नाम है क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगाइरा। और क्लेमाइडोमोनास बहुत ही छोटी और माइक्रो साइज़ की होती है, लेकिन स्पाइरोगाइरा थोड़ी बड़ी होती है। अब ये बड़ी क्यों होती है मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूँगी। फिर आते हैं नेक्स्ट ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोटोजुआ। उसके दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं, दैट इज़ अमीबा एंड पैरामीशियम। वो कैसे दिखते हैं उनकी पिक्चर दी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं डायग्राम नंबर 2.4, दैट इज़ फंजाई। सो ये तीनों फंजाई ग्रुप या फंजाई कैटेगरी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हैं, जिसमें से एक है ब्रेड मोल्ड, दूसरा है पेनिसिलियम एंड तीसरा है एस्परजिलस। अगर आप इन सभी डायग्राम्स को याद नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन इनमें से कोई एक या दो एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको ये पता होना चाहिए कि क्लेमाइडोमोनास एक अलगी ग्रुप है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अमीबा, जो कि आप लोगों को बहुत सारे लूज मोशंस या बैक्टीरिया या फिर प्रोटोजोअन इन्फेक्शंस दे देता है। सो आप नॉर्मली डेली लाइफ में जो अनहाइजीनिक या फूड खाते हो या जर्म्स जिस फूड में होते हैं, उसमें कई बार अमीबा की वजह से बच्चों को लूज मोशंस वगैरह हो जाते हैं। सो अमीबा बहुत ही कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बट वो कौन सी कैटेगरी का है? वो प्रोटोजुआ की कैटेगरी का है। तो स्पेशली प्रोटोजुआ में से आपको अमीबा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था और ये इंपॉर्टेंट है और आप इसका शेप भी जानते हैं। नाउ अगर हम फंजाई की बात करें तो यहाँ पे ब्रेड मोल्ड आप याद रख सकते हैं, या फिर आप इतना सिर्फ याद रख सकते हैं पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस। अगर आपको नाम याद नहीं है तो इतना याद रख सकते हैं कि वो एक फंगस है। ठीक है, अब वापस चैप्टर की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमने कुछ चारों कैटेगरी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक एक एग्जाम्पल देख लिया है। राइट, नाउ कम टू द मेजर एंड द बिगेस्ट ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ वायरस। और आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, वायरस इज़ अ वेरी डेंजरस कैटेगरी। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो वायरली इन्फेक्टेड हैं, और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि अभी एक बहुत ही बड़ी बीमारी से वर्ल्ड बाहर आया है, दैट इज़ कोविड। और कोविड ऑल्सो वॉज एन वायरल इन्फेक्शन या वायरल डिजीज़। राइट, सो वायरस एक्चुअली डेंजरस इसलिए होते हैं क्योंकि वायरस होस्ट सेल के ऊपर काम करते हैं। होस्ट सेल का मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ में सरवाइव करने के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता है। सो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेड है, सो जिसके ऊपर डिपेंडेंट है उसको हम होस्ट बॉडी कहते हैं, उसको हम होस्ट बॉडी कहते हैं। और जो डिपेंडेंट है उसको हम पैरासाइट कहते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड पैरासाइट। सो जैसे फॉर एग्जांपल आपके बालों में जूं हो गई है अगर, तो जूं क्या है? पैरासाइट है। और आपके सर का स्कैल्प या आपकी बॉडी या आपका हेड का स्कैल्प, वो क्या है? वो जूं के लिए एक होस्ट बॉडी है। तो होस्ट बॉडी मतलब जिसके ऊपर डिपेंड किया जा रहा है, और पैरासाइट मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंडेंट है उसको पैरासाइट बोलते हैं। सो यहाँ पे वायरस ऐसे ही काम करता है। ये एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन या फिर वायरल डिजीज़ेज स्प्रेड करता है, लेकिन ये जब तक आपकी बॉडी के बाहर है या एटमॉस्फेयर में है तब तक ये एक जर्म्स या नॉर्मल डेड बॉडी की तरह काम करेगा। लेकिन जैसे ही ये किसी होस्ट बॉडी में एंटर हुआ, जैसे आपने सांस ली और ये आपके नॉस्ट्रिल्स के थ्रू आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला गया, या आपने कुछ गंदा खाना खाया उसमें ही आपकी बॉडी में चला गया, तो जैसे ही ये किसी एक्टिव बॉडी में एंटर करेगा वो तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा, और बॉडी के बाहर ये एक डेड पार्टिकल की तरह काम करता है। लेकिन जैसे ही ये बॉडी के अंदर एंटर होता है ये बहुत ही डेंजरस हो जाता है, क्योंकि अब ये आपकी बॉडी को पूरा डोमिनेंट और हाईजैक कर लेने वाला है। क्योंकि एक लिविंग बॉडी में एंटर होते ही ये बहुत स्पीड से मल्टीप्लाई होता है, आपकी बॉडी से पूरा न्यूट्रिशन ले लेता है, और उस पूरे न्यूट्रिशन को यूटिलाइज करके इनकी संख्या बढ़ने लगती है मल्टीप्लाई होके। और ये मल्टीप्लाई होके इतनी ज़ोर से बढ़ते हैं कि बहुत ही कम समय में या कुछ घंटों में ही ये आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं।
इसीलिए कभी आपने एक दिन पहले कुछ गंदा खाना खाया हो या आप किसी वायरल प्रॉब्लम से इन्फेक्टेड हुए हो या आपने ब्रीथ कर लिया है किसी वायरस को समथिंग लाइक दैट, तो फिर थोड़े टाइम के बाद मतलब कुछ घंटों के बाद आपको बहुत तेज़ फीवर आ जाता है या आपको कोई दूसरे सिम्टम्स मतलब किसी दूसरी बीमारियों के लक्षण आपकी बॉडी में दिखने लगते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ब्लड टेस्ट वगैरह होता है एंड पता चलता है कि दिस इज़ मतलब विच काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू आर सफरिंग फ्रॉम, राइट। सो ये तीनों कैटेगरी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कुछ हद तक हार्मफुल हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि बॉडी के बाहर ये डेड पार्टिकल की तरह होता है और जैसे ही ये किसी होस्ट बॉडी में या किसी लिविंग बॉडी में एंटर होता है ये बहुत ही डेंजरस तरीके से काम करता है और आपके सारे सिस्टम्स पे हाईजैक करके उनको स्पॉइल करना शुरू करता है। लेकिन हर एक वायरस का फंक्शन करने का अपना एक तरीका होता है। कुछ वायरसेस होते हैं जो आपके लंग्स पे या रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, कुछ वायरसेस उसी की वजह से आपके ब्लड को भी अफेक्ट कर देते हैं और स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी बॉडी उस पूरे प्रोसेस से अफेक्ट होने लगती है और आप बीमार हो जाते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ ऐसी डिजीज़ेस जो वायरस से होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड कफ कॉज्ड बाय द वायरस, जो आपको सीजनल बीमारियां होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रेनी सीज़न आया तो बहुत सारे लोगों को कफ होने लगेगा, कोल्ड होने लगेगा, वायरल इन्फेक्शन होने लगेगा। तो इसीलिए ये सारी एक नॉर्मल वायरल इन्फेक्शंस हैं जो कि आपको सीज़न चेंज होने के साथ साथ ये नॉर्मल तरीके से भी होते रहते हैं अगर आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग नहीं रखते हैं तो। ठीक है, अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो बात अलग है, तो आपको ये सारी बीमारियां जल्दी हो सकता है ना भी लगें। अब वायरस से होने वाली कुछ मेजर प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चिकन पॉक्स and polio, and these are the problems which are caused by the viruses. Now diseases like dysentery, ठीक है। अब ये ऊपर जो मैंने डिजीज़ेस के नाम बताए ये सब वायरस से होते हैं। जैसे चिकन पॉक्स, ये एक मेजर प्रॉब्लम है, ये एक बड़ी बीमारी है जो वायरस से हो रही है। उसके बाद पोलियो, ये भी एक बड़ी बीमारी है जो वायरस से हो रही है। तो ये सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे लॉन्ग टाइम तक लोग फाइट करते हैं और फिर भी वो कई बार ठीक नहीं होती और कई बार वो ठीक हो जाती है या फिर उनके ठीक होने के अलग अलग तरीके हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ डिजीज़ लाइक डिसेंट्री, डिसेंट्री मतलब लूज मोशन, एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाई प्रोटोजुआ। अब हमने यहाँ ऊपर जो ग्रुप पढ़ा था प्रोटोजुआ, ये भी एक तरीके का जॉर्म्स का ग्रुप है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जिसका नाम है प्रोटोजुआ। सो प्रोटोजुआ एक ऐसी कैटेगरी है जो आपको लूज मोशन दैट इज़ डिसेंट्री और मलेरिया जैसी बीमारियाँ देता है। ठीक है, डिजीजेस लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाई प्रोटोजुआ, वेयर एज टाइफॉइड, अब ये एक सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको एक्चुअली याद रखने हैं फॉर एग्ज़ाम। टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस दैट इज़ टीबी, जो कफ, खांसी और बहुत सारा बलगम होता है आता है आपके लंग्स में से, वो वाली प्रॉब्लम है। एंड मैनी बैक्टीरियल डिजीजेस, तो टाइफॉइड और ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया से होने वाली, ये कैटेगरी से होने वाली डिजीज़ है। ठीक है, सो आपको एग्ज़ाम में ये याद रखना पड़ेगा। 2 examples of viral diseases, 1 or 2 examples of diseases which is caused by protozoa, and 1 or 2 examples of the diseases which is caused by the bacteria. algae and fungi का रोल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो भी कुछ हद तक हार्मफुल होते हैं लेकिन पूरे हमारे लिए वो हार्मफुल नहीं होते, इसीलिए इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा डेंजरस कैटेगरी में नहीं रखा गया है। ठीक है, नाउ अब हम टर्न करते हैं पेज को। यहाँ पे हमने डायग्राम्स देख लिए थे, यहाँ पे मैं आपको वायरस के स्ट्रक्चर का डायग्राम भी दिखा देती हूँ। आप देख सकते हो बहुत ही मेटालिक और मशीनरी टाइप इसका डायग्राम है। इट इज़ नॉट लुकिंग लाइक एनी काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट इज़ लुकिंग लाइक एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मशीनरी और सैटेलाइट, बट एक्चुअल में वायरसेस एक्टिवेट होने के बाद ऐसे ही दिखते हैं आपकी बॉडी में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक ये है कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। जैसा मैंने आपको चैप्टर शुरू होने से पहले ही बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके सराउंडिंग में, आपके चारों तरफ, हर एक सरफेस पे पाए जाते हैं। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं ये समझाने के लिए आपको इतना बताया गया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म
किस किस तरह की कंडीशंस और किस किस तरह के टेम्परेचर में सरवाइव कर लेते हैं। सो इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर तरीके के क्लाइमेटिक कंडीशन और हर तरीके के टेम्परेचर में सरवाइव कर सकते हैं। वो कोल्ड एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकते हैं, वो हॉट एनवायरनमेंट में भी सरवाइव कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा वो एवरेज एनवायरनमेंट में सरवाइव करते हैं। एवरेज मतलब मॉडरेट, मॉडरेट मतलब ना बहुत ज़्यादा गर्म और ना बहुत ज़्यादा ठंडा। सो अगर आप एग्ज़ाम में मॉडरेट वर्ड लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर माना जाएगा, आपका आंसर ज़्यादा साइंटिफिक और प्रेजेंटेबल होगा। ठीक है। सो वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव? एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव एट एवरीवेयर, बट they can survive in hot climate also, they can survive in spring season also, they can survive in desert also, they can survive in ice cold temperature also, they can survive in marshy land also, and they can survive on dry land also. These are also found inside the bodies of the animals, including humans. Some microorganisms grow on other organisms while other exist freely. ये वही वाली बात है जो मैंने आपको पीछे बताई कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दूसरे बॉडी पे भी सरवाइव करते हैं। ठीक है, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पे वेयर डू दे लिव, इसकी ये एक्सप्लेनेशन देने के लिए आपको सिर्फ इतना लिखना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव इन एनी काइंड ऑफ क्लाइमेट एंड टेम्परेचर। दे कैन सर्वाइव इन हॉट क्लाइमेट ऑल्सो, कोल्ड क्लाइमेट ऑल्सो, दे कैन सर्वाइव इन एवरेज टेम्परेचर ऑल्सो, दे कैन सर्वाइव इन ड्राई लैंड, वेट लैंड, मार्शी लैंड्स, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स are also found inside the human body and some of the animal bodies. Okay, I hope this much is clear over here. Now, ये टॉपिक सिर्फ 1 या 2 नंबर का ही है, इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है. Now next topic is important, that is माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस. अब इस टॉपिक से हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंस प्ले करते हैं. दैट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी लाइफ में कैसे एक फ्रेंड की तरह काम करते हैं और कैसे एक फो की तरह काम करते हैं. फो इन द सेंस वो हमारे लिए हार्मफुल है, राइट. सो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए इतने बेनिफिशियल होते हैं कि वो आपके फूड प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल प्रिपरेशन ऑफ कर्ड एंड ब्रेड एंड केक, राइट. आपको ये पता ही होगा कि कर्ड को प्रिपेयर करने के लिए कुछ टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज़रूरी होते हैं या कुछ टाइप के बैक्टीरियाज ज़रूरी होते हैं. लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम करते हैं पूरी रात में मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने में. देयर आर ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बेकिंग में यूज़ होते हैं और जो ब्रेड एंड केक्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं, राइट. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से हम ये सारे फूड प्रोडक्ट्स को बना पाते हैं और खा पाते हैं. नाउ अब आप पूछेंगे कि ये सारे फूड प्रोडक्ट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बन रहे हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल होने चाहिए. नहीं, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं और अगर हम ऐसा खाना खाएं जिसके अंदर कुछ गुड और यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही अच्छा काम करता है. इसीलिए बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट हैं. इसके साथ साथ मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगी, दैट इज़ इडली, डोसा एंड मोस्ट ऑफ द साउथ इंडियन फूड, जिसके जो हम रात भर रखते हैं और अगले दिन सुबह बनाते हैं. जैसे आपकी मम्मी रात भर राइस और दाल को पीस के रख देंगे और रात भर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्टिवेट हो जाएंगे और उसके अंदर अच्छे न्यूट्रिएंट्स को फुलफ़िल कर देंगे और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वही इडली डोसा के बैटर से हम एक हेल्दी नाश्ता बना के खा पाएंगे. सो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्चुअली हमारे लिए काफ़ी हेल्दी है. ठीक है. सो एक गुड यूज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ये हो गया, राइट. अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का गुड यूज़ क्या है कि वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं. अब सॉइल की फर्टिलिटी का मतलब ये है कि ऐसी सॉइल जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं. अगर हमारी सॉइल फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है तो उसके अंदर हमारे प्लांट्स, हमारी क्रॉप, हमारी फसल या हमने जो कुछ भी अपने सॉइल में लगाया है वो अच्छा ग्रो हो पाएगा, राइट. सो जो सॉइल फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती है
उस सॉइल को हम बोलते हैं फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल या फिर फर्टाइल सॉइल, राइट। सो अगर किसी सॉइल के न्यूट्रिएंट्स अच्छे नहीं हैं तो हम कहेंगे वो सॉइल लेस फर्टाइल है, और अगर किसी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स अच्छे हैं तो हम कहेंगे वो सॉइल मोर फर्टाइल है, या फिर वो सॉइल की फर्टिलिटी बहुत अच्छी है क्योंकि इस सॉइल में सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स हैं। नाउ द पॉइंट इज, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स लाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ से हेल्प करते हैं। नाउ आपने देखा होगा कि सॉइल की जो ऊपर वाली लेयर है वो बहुत ही हेल्दी लेयर होती है, उसमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट में सब जगह जर्म्स प्रेजेंट हैं, इसीलिए सॉइल में भी जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, और ऐसे इंसेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी या सॉइल की न्यूट्रिएंट कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कोई पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रात भर काम कर रहा है, इसीलिए मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है। अगर हम इडली डोसा का बैटर बना के रख रहे हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रात भर उसमें काम कर रहे हैं, इसीलिए इडली डोसा का बैटर फूल जाता है सुबह तक, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर रिएक्शन करते हैं और उस इडली डोसा के बैटर के अंदर न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ कर करके उसे और भी न्यूट्रिटिव बना देते हैं। सेम यही चीज़ सॉइल के साथ होती है, लेकिन हम सॉइल को खा नहीं सकते क्योंकि सॉइल के न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलग होते हैं और हमारे फूड के न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलग होते हैं, राइट। सो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ से आते हैं, जब भी सॉइल के ऊपर कोई भी वेस्ट मटेरियल्स गिरता रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल पेड़ पौधे टूट के गिर गए, या पेड़ की पत्तियाँ टूट के गिर गई, या आपने कुछ खाने का फेंक दिया, या किसी एनिमल की डेड बॉडी लैंड पे पड़ी हुई है, या किसी खेत में या किसी पीस ऑफ लैंड के ऊपर पड़ी है, तो आपने देखा होगा स्लोली एंड ग्रेजुअली, चाहे कोई एनिमल की डेड बॉडी है, चाहे कोई पत्तियाँ हैं, पेड़ हैं, पौधों की छोटे छोटे ब्रांचेस हैं, जो कुछ भी सॉइल की अपर लेयर पे गिरता है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली कुछ दिनों के अंदर सड़ने लगता है। और उनको सड़ाता कौन है, उनको सड़ाने का काम करते हैं जर्म्स एंड बैक्टीरियाज ओनली, राइट। सो जब ये जर्म्स एंड बैक्टीरियाज और जो आपके घर से कचरा निकलता है लाइक वेजिटेबल पील या एनिमल पील या जो भी वेस्ट मटेरियल है जो लैंड के टॉप लेयर पे गिरता है या किसी भी सॉइल के टॉप लेयर पे गिरता है पूरे दिन में या पूरे महीने में या पूरे साल में, वो धीरे धीरे सड़ने लगता है। और उनको सड़ाने का काम कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही करते हैं। और ये जो सड़ाने के प्रोसेस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी सॉइल के ऊपर मटेरियल है, जो भी वेस्ट मटेरियल सॉइल के ऊपर गिरा है, उसको सड़ाते सड़ाते छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। और यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर रिएक्शन करते हैं, केमिकल्स छोड़ते हैं और छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, फिर और केमिकल्स छोड़ते हैं और रिएक्शन करते हैं, और ऐसा करते 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 माइक्रो ऑर्गेनिज्म लैंड पे पड़ी हुई हर चीज़ को इस हद तक सड़ा देते हैं कि वो स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाती है। और स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड होने के बाद वो पूरा न्यूट्रिएंट कहाँ मिल जाता है, वापस सॉइल में ही मिल जाता है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे सॉइल में बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स किसकी मदद से आया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से आया। अगर आप सॉइल के ऊपर बहुत सारा कचरा फेंक रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल वेस्ट मटेरियल ऑफ फूड फेंक रहे हैं, आप अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के छिलके फेंक दे रहे हैं, और आप अपने वेस्ट मटेरियल्स फेंक दे रहे हैं, पेड़ पौधे, काऊ डंग मतलब गोबर वगैरह जो भी गांव में निकलता है वो सब अगर आप लैंड पे फेंक दे रहे हैं, तो अगर वो सड़ेगा नहीं तो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी मतलब उसकी न्यूट्रिएंट कैपेसिटी अच्छी नहीं हो पाएगी। इसीलिए जो भी लैंड के ऊपर गिर रहा है उसका सड़ना ज़रूरी है, क्योंकि सड़ना सॉइल के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। और इस पूरे काम को, इस पूरे प्रोसेस को कौन कंप्लीट करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही कंप्लीट करते हैं। और धीरे धीरे इस पूरे फूड मटेरियल को सड़ा के सॉइल में मिक्स कर देते हैं, और जितना न्यूट्रिएंट
वो वेस्ट प्रोडक्ट में था, जैसे आपने केले का, आलू का या फिर फ्रूट्स का या वेजिटेबल्स के छिलके फेंके, अब उन छिलकों में जितना न्यूट्रिएंट्स है वो सड़ने के बाद कहाँ मिल जाएगा? सॉइल में मिल जाएगा। सो इसी तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने में, सॉइल की न्यूट्रिएंट कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने में माइक्रो ऑर्गेनिज़म एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म कैसे कर्ड और ब्रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उसके अलावा और भी बहुत सारे मेजर यूजेस हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म के, जो मैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में आपको भेजूँगी, और 2-3 पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड and subscribe the channel.